मंच पर तशरीफ लाई। आकांक्षा जी से अनुरोध है कि वह हमारे स्वागत के लिए स्टेज पर आए। आकांक्षा तो ऐसे ही मूवी शूट तो नहीं किया ना। बट 5 मिनट और आपको इंतजार करना होगा, उसके बाद हम हमारा प्ले स्टार्ट करेंगे। आई होप सो कि आपको उतना ही मजा आए जितना हमने आपसे एक्सपेक्टेशन किया था। नमस्कार दोस्तों, आदम एक्टर क्रिएशन आप सभी का दुष्यंत कुमार सभागृह में स्वागत करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सलोनी आप सभी का दुष्यंत कुमार हॉल में आदम एक्टर्स क्रिएशन द्वारा हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बड़े भाई साहब, इन दोनों ही कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और इन दोनों ही कहानियों का निर्देशन किया है आदम ने। तो कहानी शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपना फोन स्विच ऑफ कर दे या साइलेंट मोड पर कर दे, जिससे आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। कहानी शुरू करने से पहले कहानी में जिन्होंने अभिनय किया है उनका हम परिचय देने आप आकांक्षा जैन, फरहान बेग, अरविंद साहू और आदम। तो लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने कहानी कफन। धन्यवाद। घीसू पेड़ में चढ़ के लकड़ी तोड़ लाता और माधव उसे बाजार से बेच आता। जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। किसानों का गांव था। गांव में काम की कोई कमी ना थी, लेकिन इन दोनों को लोग काम पे तभी बुलाते जब एक आदमी का काम दो आदमियों से करवाना हो। काश वो साधु होते, उन्हें किसी चीज की जरूरत ही ना होती, ना घर की, घर में मिट्टी के दो चार बर्तन किसी का कोई सामान ना था। फटी चीजों से अपना बदन ढके रहते, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। तो बिस्किट हमारी देते थे। भूख लगने पर खेतों से आलू मटर तोड़ लाते, भूनकर खाते। घीसू ने इसी रहदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी थी। माधव भी एक आज्ञाकारी बेटे की तरह अपने बाप के दिखाए हुए लक्ष्य कदम पर चल रहा, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा। बहुत कमजोर है बेचारा, जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा।
वक्त की रोटी मिलना इतना मुश्किल थी कि कभी अच्छी चीजों का सेवन ही नहीं किया। अब ऊपर वाला ही अरे माधव, जी दादा। बेटा क्या हाल है बेटा बहू का? पता नहीं दादा। अरे बेटा देख तो आ, मालूम होता है कि बचेगी नहीं। मुझसे तो उसका हाथ पांव पटकना और ये दर्द देखा नहीं जाता बेटा। मरना है तो मैं क्यों नहीं जाती? देख कर क्या तू बड़ा बेदर्द है बे। जिसके साथ जिंदगी का 1 साल अच्छे से गुजारा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। उससे तो उसका हाथ पांव पटकना और तड़पना देखा नहीं जाता। क्या लाए हो दादा? अरे लाता क्या? अरे जेब में पैसे तो थे नहीं, तो पास के खेत गया और चोरी से वहां से आलू और शकरकंद उखाड़ लिए। राम राम मालिक। अरे घीसू, राम राम मालिक। अरे घीसू, तुझे काम पर बुलाया था, आया क्यों नहीं? मालिक क्या बताएं, उसकी औरत रात भर से बीमार पड़ी है मालिक, तो उसकी देखभाल में लगे हुए थे। माफ कर दो। तू क्यों नहीं आया बे? मालिक वो मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी मालिक, इसलिए दवा करवाने चला गया था मालिक। मक्कारो, काम के नाम पे मक्कारियां करते हो। आना अब मेरे पास कुछ मांगने तुम लोग। हम चोर कहीं के, 2 कौड़ी के। माफ कर दो मालिक। राम राम मालिक। माफ कर दो। दादा आपने मुझे बताया भी नहीं कि कहाँ पर जाना है। जमींदार साहब ने बुलाया। अरे बेटा, काम करने की क्या जरूरत है? अरे अभी तो 4 दिन के लिए शकरकंद रखे हुए हैं अपने पास, आलू भी हैं। 4 दिन कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अरे वो आलू बेटा, जा देख तो आ। मुझसे तो उसका हाथ पांव पटकना, ये दर्द देखा नहीं जाता। अब तो यहाँ ओझा भी 10 रुपया मांगता है। हम कहाँ से दें? क्या होगा समझ में नहीं आता। जा देखा बेटा, जा देखा। भैया ये तो है। दादा मुझे वहां डर लगता है। देख, अरे किस बात का है? मैं हूं तो तुम ही जाकर देखो ना। बात नहीं मानता है। अरे बहू, मेरी औरत जब बीमार पड़ी थी ना, तो 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं। अब मुझे देख लेगी तो लजाएगी कि नहीं है? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, उसका उगड़ा हुआ बदन देखो। मुझसे तो ये नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। घर में तेल सोंठ गुड़ कुछ भी तो नहीं है। अरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
भगवान बच्चा दे तो तुम जब पेट में था ना मेरी औरत के, तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, 1 रुपया जेब में नहीं था, लेकिन भगवान ने सब कुछ कर दिया। जो लोग आज 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, वो सब पुला कर 10 रुपए देंगे, सब हो जाएगा। हाँ कालू, दो तीन दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए जल्दी जल्दी भून कर आलू खाने लगे। इन्हें इतना सब्र ना था कि इसे ठंडा कर लिया जाए। इन्हें ठंडा करने का पेट में और भी सामान मौजूद था। कई बार आलू गर्म होने से, आलू का बैरूनी हिस्सा जल जाने से इनका मुंह जल जाता। हालांकि इस कोशिश में इनकी आंखों में से आंसू भी निकला। और हाँ, उसी वक्त यीशु को वो बारात याद आ गई जिसमें वो 20 साल पहले गया था। वहां उसे जो सहरी नसीब हुई थी, उसके लिए एक यादगार बात। वो जब भी नहीं भूलता बेटा, क्या भोजन कराया था उस ठाकुर ने, क्या भोजन कराया था। गर्म गर्म पूड़ियां सबके लिए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए, और वो भी असली घी की। और रायता, अचार, पापड़, गुलाब जामुन, क्या क्या बताऊं, कितना अच्छा भोजन था वो। और कोई रोक टोक नहीं, जितना जी चाहे खाओ, मांगो। परोसने वाले हैं कि डाले जाते हैं, कितना ही मना करो कि मत दो, लेकिन परोसने वाले दिए जाते हैं। और इसके बाद पानी के बाद एक बीड़ा जो सबने खाया, मुझसे तो कुछ खाते नहीं बना, तो मैं तो चुपचाप से ज्यादा सो गया। अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अरे अब क्या कोई ऐसा भोज खिलाएगा, वो जमाना और था बेटा, वो जमाना और था। अब तो सबको किफायत सूझती है कि शादी ब्याह में खर्च मत करो, मौत मैयत में खर्च मत करो, बस पैसे जमा करे जाओ। इनसे पूछो कि पैसा जमा करके क्या करोगे, कोई जवाब नहीं। दादा, आपने कम से कम 20 पूड़ियां तो खाई। हाँ 20 पूड़ियां तो, मैं तो 50 खा जाता। अरे मैंने भी 50 से क्या कम खाई होगी, है? अच्छा था हट्टा कट्टा, तू तो उसका आधा भी नहीं है। बेटा हमने बहुत खा लिया है, थोड़ा सो जाओ बेटा। हमें धोखा देके चली
और कपड़ा और लकड़ी और पैसा कहाँ से आएगा बेटा? है? हाँ हाँ बेटा, जमींदार साहब के पास चलना पड़ेगा बेटा, वो ही पैसे देंगे, वो ही देंगे पैसे। लेकिन दादा, जमींदार साहब ने काम पर बुलाया था तो हम लोग नहीं कहते। कहाँ से देगा वो पैसा, कहाँ से देंगे दादा? नहीं देंगे वो। अरे बेटा, उसके पाँव छोड़ेंगे बेटा, उसके पाँव में गिर जाएंगे। चल बेटा चल, देखभाल कोशिश तो करे बेटा। मालिक राम राम। राम राम। मालिक मालिक। क्या हुआ गिजू? अरे मालिक, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मालिक, ये मेरे बेटे की औरत मर गई मालिक। बहुत दवा दारू किया मालिक, रात भर उसके सहारे बैठे रहे, बहुत दवा दारू किया, उसका हाथ पाँव सब दबाया, फिर भी दगा दे गई मालिक। मालिक, अब आप कुछ करेंगे तो ही उसकी मिट्टी पार लगेगी मालिक, कुछ पैसा चाहिए। अरे मर गई तो मर जाए तो हम पे आए थे, बुलाया था तो समझ लो उसकी लाश घर में पड़ी हुई। अब आप ही चलो गए यहाँ से। मालिक, आप ही हमारी नैया पार लगा सकते हैं। ऐसा ना करो मालिक, हम कहाँ जाएंगे मालिक, आप हमारे भाई बाप अरे हैं। कहीं भी जाओ, उठो यहाँ से। नहीं मालिक, नाम छोड़। हमें दिन लग गई, अब हम कहाँ से आएंगे मालिक? अब कहाँ कहेंगे? ये पकड़ो पैसे, उठ यहाँ से। मर गई, आ गए साले। मालिक मालिक, राम राम मालिक। लकड़ी का इंतजाम तो हो गया, अब तो बस। हाँ लकड़ी तो बहुत, अब पता हो जाए। हाँ तो एक सस्ता सा रबड़ ले ले। और क्या, लाश उसके ऊपर रात को जाए, रात में क्या कपड़ा कौन देखता? हाँ हाँ, कैसा बेकार रिवाज है, जिसको जीते जी तन ढाकने के लिए चिंदी नहीं मिली, उसे मरने के बाद नया कपड़ा चाहिए, कफन चाहिए। और क्या, रखा रहता है। यही 10 रुपए पहले मिले होते तो कुछ दवा दारू पी लेते। हाँ चलो। हाँ बेटा, बाजार घूमने। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवीय तौर पर समझ रहे, इधर उधर घूम रहे थे, यहाँ तक कि शाम हो गई। इत्तेफाक से वहाँ एक शराब खाने के सामने आप पहुँचे और वहाँ से उन्होंने 2 शराब की बोतलें भी ली। संभाल के। कफन लगाने से क्या मिलता?
जली तो जाता, बहू के साथ कुछ न जाता। दुनिया का कसूर है। यही लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है? हर लोग में मिलता भी है या नहीं? अरे इनके पास धन है तो भूखे, हमारे पास क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगी? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है, क्या करोगे? अरे क्या जवाब दोगे? अरे कह देंगे कि पैसे कमर से खिसक गए, मिले नहीं, बहुत ढूंढा, और क्या? बड़ी अच्छी थी बेचारी, हाँ, मरी भी तो खूब खिलाते। अब हमारा पेट भर रहा है, हमारी आत्मा तरफ धो रही है, तो क्या उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? होगा जरूर से जरूर। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी नहीं मिला था। क्यों दादा? हम लोग भी तो वहां एक लेके जाएंगे। अगर वो हमसे पूछ ले कि हमें कफन क्यों न दिया, तो हम क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे तेरा सिर? पूछेंगे तो जरूर। तुझे कैसे पता कि उसे कफन नहीं मिलेगा? तू क्या मुझे गधा समझता है? मैंने क्या 60 साल की उम्र ऐसे ही गुजार दी क्या? उसे कफन मिलेगा और जरूर मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? रुपए तो हमने जमा किए। अरे जब मैं कहता हूँ कि उसे कफन मिलेगा तो क्यों नहीं मानता? कौन देगा? आता कि नहीं, कौन देगा? वही लोग देंगे जिन्होंने अभी तक पैसे दिए। हाँ, अब वो पैसे देंगे तो हम फिर पिएंगे और पैसे बचेंगे तो फिर कफन लेंगे। दादा वो वैकुंठ में जाए, वैकुंठ की रानी बनेगी। हाँ, वो वैकुंठ में जरूर जाएगी। नहीं तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो पाप करके कुंभ में नहाने जाते हैं और जल चढ़ाते हैं मंदिर पर? हाँ, जरूर जाएगी। मगर दादा, बेचारी ने अपनी जिंदगी में कितना दुख देखा, मरी भी तो कितना दुख भोगकर। अरे बेटा, बेटा रो मत बेटा, रो मत। अरे तू खुश हो जा कि वो इस पाप की दुनिया से मुक्त हो गई बेटा, इस मोह माया की दुनिया से चली गई। तू तो खुश हो जा। चल उठ उठ और पिएंगे। उठ, ये ले गिलास और उठा, चल आजा आजा। नाच। तो ये था वो शराबियों का हुआ, जिन्होंने पीते पीते अपना जीवन नष्ट कर दिया। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों,
उम्मीद है कि आपको हमारी पहली कहानी कमान अच्छी लगी होगी। अब रंजीत पंती जी से अनुरोध है कि वह हमारे चीफ गेस्ट को स्टेज पे बुलाएं। मिस्टर दीपक गौर सर का तालियों से स्वागत करें। आकांक्षा जी और फरहान बेग से अनुरोध है कि वह सर के स्वागत के लिए स्टेज पे आए। तालियों से सर का स्वागत करें। सर के इस बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है हमारी दूसरी कहानी बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब नाटक शुरू करने से पहले हम आपको उस नाटक के लेखक का नाम बता दें। मुंशी प्रेमचंद। और इसे निर्देशन किया है आगम ने। और इसमें जिन्होंने मुख्य पात्र किए हैं अरविंद साहू और आगम। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है नाटक बड़े भाई साहब। धन्यवाद। बड़े थे, सिर्फ 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दीबाजी से काम करना पसंद नहीं करते। इस भवन की बुनियाद को मजबूत करना ताकि आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते और कभी कभी तो 3 साल में चलता है। बुनियाद की पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे करे? मैं छोटा था और वो बड़े थे। उनको मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी उनके हुक्म को कानून समझ। वो स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहे और अपने दिमाग को शांत रखने के लिए कभी किसी कॉपी या किताब का चिड़ियों की हाशियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी तो एक ही शब्द या वाक्य को 10-20 बार निकालते थे। तो कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, तो कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ हो ना ही सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने की बात स्पेशल अमीना भाई भाई दरअसल भाइयों भाइयों राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटा उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ। मैंने चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकाला, लेकिन असफल रहा और भाई साहब से पूछने का साहस भी ना। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं जमात में। मेरे दिलों की रचनाओं को समझना छोटा वो बड़ी बात है। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना मेरे लिए पहाड़ था। मौका मिलते ही हॉस्टल से बाहर आकर मैदान में खेलने लगता। कभी कंकरियां उछालता तो कभी कागज की तितलियां बनाता। अरे आया, और अगर कोई दोस्त यार मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर कूद रहे हैं तो कभी फाटक पर पार कर रहे हैं, तो कभी दरवाजे को आगे पीछे कर मोटर कार का आसन उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में
बात है? हमेशा यही सवाल और इसी ध्वनि में पूछा जाता। मेरे पास इसका जवाब क्यों मौन है? ना जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा मैदान में खेल रहा था। मेरा मौन कह देता मुझे अपना अपराध स्वीकार। और भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज न था कि वो से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हद ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना तुम हंसी क्या समझते हो क्या? अगर ऐसा होता तो तुम्हारे गहरा कंठू गहरा या प्रतिमान होते। यहाँ सिर खपाना पड़ता है, आंखें बोलनी पड़ती है, आंखें, तब ये विदा आती है। हाँ, कहने को आ जाती। बड़े बड़े विद्वान भी सही अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने भोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। क्या रोज ही मेले और तमाशे होते रहते? तुमने कभी मुझे वहां जाते देखा? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, कभी पांव नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। और उसके बाद भी एक ही दर्जे में 2-2, 3-3 साल तक टिका रहता हूं। तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम खेल कूदते रहोगे और दर्जे में पास होते रहोगे? अगर तुम्हें इसी तरह अपनी उम्र गंवानी है और दादा की गाड़ी कमाई को बर्बाद करना है तो इससे अच्छा है कि तुम अपने बोरी बिस्तर लो और यहाँ चले जाओ। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब ही क्या था? अपराध मैंने किया है तो लताड़ कौन सी? भाई साहब उपदेश की कलम में निपुण थे। ऐसे ऐसी लगती बातें कहते थे, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते थे कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। और मैं अपने आप इतना तेजी से मेहनत करने की शक्ति ना पाता और निराशा में आकर जरा देर के लिए सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे कुत्ते के बाहर है उसे करके अपनी जिंदगी क्यों खराब कर? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाते हैं। चल रहा है सालाना इम्तिहान संयोग से भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आए। अब मेरे और भाई साहब के बीच के बाद 2 साल का अंतर है। जी में आया कि भाई साहब कौन है हाथों कहाँ गए आप लोग? बहुत समस्या। मुझे देखिए मजे से खेलता मिला, दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन भाई साहब इतने दुखी थे तो उनसे दिल ही हमदर्दी और उनके खाओ पर नमक छिड़कने का जो विचार वो लज्जास्पद जान पड़ा। अब भाई साहब को वो रोग मुझ पर ना रहा। अब भाई साहब मेरी गलतियां पाकर भी अनदेखा कर देते थे। जवाब से हेगड़े जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब को आतंक मुझ पर ना रहा। और एक दिन का पूरा समय जब मैं कबड्डी खेलकर फिर भोजन के समय घर लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार और मुझ पर टूट पड़ते। साल तुम पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें घमंड हो गया। लेकिन भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या आस्ती है? रावण का हक तुमने इतिहास में जरूर पढ़ा हो। ये यूं ही इम्तिहान पास कर लिया। इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है कि आप जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, सारे वही उसे कर देते थे, यहाँ तक कि आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? क्या अंजाम हुआ? उसके वंश में कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचा और शैतान मेरे
के नीचे से पसीना आ जाएगा जब अलजबरा और ज्योमेट्री को याद करना पड़ेगा। बड़े बड़े बादशाहों के नाम याद रखना तुम हंसी क्या समझते हो क्या? अरे कितने तो चार्ल्स हुए, कितने विलियम्स, इन अभागों को नाम भी नहीं सूझते। प्रथम, द्वयम, तीयम, चौथम लगाते चले गए। मुझसे पूछते मैं 1000 नाम बता देता। और ज्योमेट्री वो तो खुदा की पनाह। आपने आ जा बाकी जगह बा जा आ लिखा और आपके नंबर कट। अब कोई इन अध्यापकों से पूछे कि दाल रोटी भात खाया या भात दाल रोटी खाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं साहब, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो यही याद करना पड़ेगा। इसी याद करने को इन्होंने शिक्षा बना रखा है। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हो। अंधेरे में तुम्हारा तीर लग गया है। कभी कभी गुल्ली डंडा का निशाना भी अंधेरे में लग जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा खिलाड़ी वो है जिसका निशाना कभी न चुके, समझे? अब कौन नहीं जानता भाई साहब कि वक्त की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, लोग उससे स्नेह करने लगते हैं। लेकिन इस एक बात को अध्यापक कहते हैं कि 4 पन्नों में लिखो, वो भी फुल स्केप। अब मैं पूछता हूं इन अध्यापकों से कि जिस बात को 1 पन्ने में लिखा जा सकता है उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत? लेकिन नहीं साहब, अगर आपको पास होना है तो ये 4 पन्ने में लिखना पड़ेगा। तो लाला, जब मेरे दर्जे में आओगे ना तो ये सब पापड़ बेलना पड़ेगा। एक दर्जा पास कर लिया है, एक दर्जे में पास हो गए हो, अव्वल आ गए हो, तो पाप जमीन पे लेके गए। मैं जो कुछ कहता हूं उसे गांठ मान लीजिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे विश्वास सा लग रहा था कि जब पास होने पर इतना तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो प्राणी खींच के जाते हैं। लेकिन भाई साहब ने अपनी पढ़ाई का जो रेखाचित्र खींच रखा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। वैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद मेरी पढ़ाई लिखाई में अच्छी जब इतने बनी रही। अब खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने दिया। पढ़ता भी था लेकिन बहुत इतना कि जिससे पूरा टास्क पूरा हो जाए और मुझे लोगों के सामने दलील ना होना पड़े। फिर सालाना इम्तिहान, संयोग से भाई साहब फिर फेल हो गए और मैं पास हो गया। मैंने ज्यादा मेहनत ना की, लेकिन पता नहीं कैसे पास हो गया। भाई साहब ने प्राणांतर प्रयास किया। इधर रात को 10 बजे तक पढ़ाई करते थे, उधर सुबह 4 बजे भोर से लेकर सुबह 10 बजे तक पढ़ते थे। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो फिर वो रोने लगे और उनको देखकर मैं भी रोने लगा। मैंने सोचा काश मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन होने को कौन था? अब मेरे और भाई साहब के बीच की बात 1 साल अंतर रह गया। मेरे मन में एक उल्टी सी भावना पैदा, अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा, फिर वो किस हिसाब से मेरी फजीहत कर सकते। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को बलपूर्वक अपने मन से निकाल दिया। मैंने सोचा अगर वो मुझे डांटते हैं तो मेरे हित के लिए तो डांटते हैं। अगर मैं धनाधन पास हो रहा हूँ उन्हीं की वजह से हो रहा हूँ। शायद आज अगर वो मुझे ना डांटे होते तो आज हम यहाँ तक ना आते। लेकिन भाई साहब को वो गुण मुझ पर ना रहा। अब वो मेरी गलतियां पाकर भी देखा करते थे। हम मैं खेल कूद में शरीक होने लगा, खूब खेलता था, कबड्डी खेलता था, फुटबॉल खेलता था। अब आपसे क्या बताऊं, अब मैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर पतंगबाजी करने लगा। यहाँ तक कि पतंगबाजी टूर्नामेंट में हिस्सा भी लेने लगा। एक दिन का पूरा समय जब मैं पतंगबाजी कर रहा था तो भाई सामने अचानक देख और वहीं मुझसे मुठभेड़ हो गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और के पास से बोले, तुम बसाली लोगों के साथ 2 रुपए की पतंग उड़ाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस
बात का भी लिहाज नहीं है कि अब तुम 8वीं जमात में हो, मुझसे एक दर्जा नीचे। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। माना कि तुम सही हो, लेकिन वो जहन किस काम का जो अपनी आत्मगौरव की रक्षा न कर सके। एक जमाना था कि 8वीं जमात में पास करने के बाद लोग नायब तहसीलदार बन जाते थे, और उसी दर्जे में आकर तुम इन बाजारी नोटों के साथ पता बना रहे हो। मुझे शर्म आती तुम्हारी सोच पर। अब तुम सोचते हो कि मैं भैया से सिर्फ एक दर्जा नीचे हूं तो भैया मुझसे कुछ नहीं करें, यही सोचते हो। लेकिन ये तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और तुम इस अंतर को तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। हो सकता है कि तुम अगले साल मेरे दर्जे में आ जाओ, और परीक्षकों का अगर यही हाल रहा तो हो सकता है कि तुम मुझसे आगे पहुंच जाओ, कलेक्टर बन जाओ। लेकिन जो अंतर तुम में और मुझ में है उसको तुम नहीं मिटा सकते। इस दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। इम्तिहान पास करने में सब समझ नहीं आती। हमारी अम्मा ने कौन सा दर्जा पास किया, और हमारे दादा भी शायद 5वें दर्जे के आगे नहीं गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमसे कुछ कह नहीं सकते। उन्हें हमें डांटने और कुछ कहने का अधिकार हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें पैदा किया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इस जिंदगी का तजुर्बा ज्यादा लिया है, तो वो हमसे ज्यादा। हम कलेक्टर ही क्यों ना बन जाए, लेकिन हम उनसे छोटे और उनके सामने बच्चे ही रहेंगे। हो सकता है कि हमारी माँ और हमारे दादा को यह ना पता हो कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, भारत में कितने राज्य हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो हमसे कुछ नहीं कहेंगे। और तुम किस बात का घमंड दिखाते हो? जो हम पैसा खर्च करते हैं, इतने खर्च में हमारे दादा और अम्मा पूरा अच्छे से खर्च निकालते हैं, पूरा महीना चलाते हैं, और वो जो पैसा बेचते हैं उसका हम आधा महीना भी नहीं चला पाते। 15 दिन में खत्म हो जाता है हमारा पैसा, और फिर हम लोगों से भीख मांगते हैं कि तुम 5 रुपए दे दो, तुम 10 रुपए दे दो। समझे? अगर तुमने मेरी बात को अच्छे से नहीं समझा कि मैं तुम पर फिर इसका उपयोग भी कर सकता हूं। मैं उनकी सही युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लगता कमजोर हुआ, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई, मैंने सजग आंखों से हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, और आपको कहने का अधिकार भी है। मैं तुझे ऐसे ही करता हूँ। अगर मैं खुद बेहाल चलूंगा तो तुझे कौन संभालेगा? तू खेल, खूब खेल, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं तेरे अच्छे के लिए बोलता हूँ पालन। छोटे वो पतंग चला। आइए आपको जिनने कहानियों में अभिनय किया है उनसे परिचय कराते हैं। जिन्होंने डायरी का रोल किया है आकांक्षा जैन, आइए उनका स्वागत करते हैं। जिन्होंने ठाकुर का रोल किया है फरहान बेग, उनका स्वागत करते हैं। जिन्होंने माधव का रोल किया है अरविंद साहब, उनका स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, जिन्होंने हमारे म्यूजिक का संचालन किया है उनका स्वागत करते हैं रंजित पंती जी।
हैं आदम जी। आदम जी से अनुरोध है आप कुछ बोलो। आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पधारे और कुछ लोग आप चले भी गए, क्योंकि एक तीसरा शो है। और सबसे पहले तो फरहान जी और सलोनी जी को धन्यवाद देने के लिए आगे बजा दें। उन्होंने पूरे देश का सम्मान किया। और मुगल साहब, ये नाटक खासकर शूट करने के लिए किया गया, इसमें बहुत ही कम और चुनिंदा और उन लोगों के लिए बुलाया गया था, एक फाइट के लिए और इसके लिए किया गया, ठीक है। तो फिर भी आप इसमें बुला रहे, ज़्यादा लोग बुलाए नहीं और पानी भी गिर रहा था, तो खासकर शूट करने के लिए इसको रखा गया था। तो ये अच्छे से शुरू हो गया। भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम है? जतिन 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 जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे। ऐसा आपसे निवेदन ये है कि इसको नाम आपको दे दिए जाएं, आप अच्छे से करें, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और म्यूजिक संचालन जो है रंजीत पंत जी ने किया था, वो तो हो ही गया, ठीक है। और जो लोग आए हैं, हमारे दादा बैठे हैं, लेकिन हम आपको बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। यहाँ पे कुछ लोग आगे भी चले गए। ये करीबन हम 4 बजे से कर रहे हैं। 2 कहानी है, शूट अच्छे से हो गया भाई साहब? जी 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 दोनों कहानियाँ हो गई जी, नाम हार वार भूल भूल बिल्कुल सारी गई, सब हो गया है। ठीक है, सब हो गए, ठीक। तो बहुत बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद। और हम सलोनी जी को माइक जवाब देते हैं, हमारी प्यारी सलोनी। आदम एक्टर्स क्रिएशन की ओर से आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदम एक्टर्स क्रिएशन बहुत जल्द एक नई कहानी लेके आ रहा है, जिसमें मैंने भी रोल किया है सेल्समैन। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। एक्शन। फरहान जी देखो, फरहान जी देखो। अरे आप आइए ना फरहान जी, आपके लिए तो कर रहे हैं ना, यहाँ शुरू तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा दोनों शो अच्छे लगेंगे और स्वागत समारोह भी। अब हम कहानी को यही समाप्त करते हैं और नई कहानी की ओर बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। आइए उनको नए लोगों से परिचय कराते हैं जिन्होंने इस कहानी में अभिनय किया है। आकांक्षा। उम्मीद है आपको हमारी दोनों कहानी अच्छी लगेगी और स्वागत समारोह में देख लिया है। आइए अब इस कहानी में जिन्होंने अभिनय किया है उनका परिचय कराते हैं। आकांक्षा जैन जिन्होंने दाई का रोल किया है, उनका स्वागत कीजिए। फरहान बेग जिन्होंने ठाकुर का रोल किया है। अरविंद साहू जिन्होंने माधव का रोल किया, जिन्होंने हमारे पूरे प्रोग्राम का म्यूजिक संभाला, रंजीत पंती जी, उनका स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों उसको बुलाते हैं जो जिसने कहानी में अभिनय भी किया है और निर्देशक भी है, आदम जी। मैं आदम जी से अनुरोध करूंगी कहानी के पश्चात कुछ बोलो। आपको पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, और बहुत बहुत धन्यवाद। आदम एक्टर्स क्रिएशन आप सबका ऐसे स्वागत सब करते रहेंगे। अति शीघ्र आपके सामने एक शो भी लेकर आएंगे। और सर्वप्रथम सलोनी जी और फरहान जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है कि आप इनके लिए कुछ कार्यों में स्वागत करें। उन्होंने पूरे मंच को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सलोनी, आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आइए, सर के लिए थोड़ा बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अरविंद साहू है।
मैं सर से 1.5 साल से जुड़ा हूँ, करीब 18 महीने हो गए। जब मैं आया था तो मतलब मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत था कि जब से आया हूँ तो इतना कुछ सीखने को मिला है। और इन सबका श्रेय मैं सर को देना चाहूँगा, हमारे यादव जी हैं। बोली से तो कड़वे हैं, बहुत कड़वे, लेकिन जो दिल से हैं तो दिल से अच्छे हैं। शायद इसलिए आज मुझे 1.5 से 2 साल हो गया यहाँ पर। तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा और कड़वे की भी परिभाषा समझाना चाहूँगा। कड़वे ऐसे हैं कि जब आप अगर किसी चीज का वादा करते हैं किसी से, तो अगर आप वादा कर रहे हैं तो आप निभाइए, नहीं वादा मत करिए, टाइम पे बोल दीजिए कि हाँ ये काम नहीं हो सकता मुझसे। तो क्या है कि जब हम वादा भी कर लेते हैं और उसको निभाते भी नहीं है तो वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। तो ये कुछ परिभाषा थी। और हाँ, हमारी सभी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज कुछ लोग तो बहुत पुराना, बहुत सालों से जुड़े हैं, 1.5 सालों से, कुछ लोग नए हैं। इन लोग सबसे बहुत कुछ सीखा हूँ। तो थैंक यू सो मच फिर से कहना चाहता हूँ। आदम एक्ट्रेस क्रिएशन की ओर से आप सभी के इस बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। आदम एक्ट्रेस क्रिएशन बहुत जल्द एक नई कहानी लेकर प्रदर्शित होने वाला है जिसका नाम है सेल्फ, जिसमें मैंने भी अभिनय किया है। आपके इस समय के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।